सो हम फॉरेन टैक्सेशन वाली सीरीज़ में हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस रूलिंग। सो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। रिविजनरी क्लास है तो इस बात का ध्यान रखना। सेक्शन 245 जो है वो हमारा मीनिंग ऑफ एडवांस रूलिंग से डील करता है। जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमें ये बोलता है कि एडवांस रूलिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे मुझे अगर कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है, अब इस ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या इस ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स देना चाहिए तो क्या मुझे 2% के हिसाब से टैक्स देना चाहिए या 10% के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस रूलिंग में डील होते हैं। नॉट इस टाइप के, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों ही आपके एडवांस रूलिंग में डील होते हैं। बट एडवांस रूलिंग में होता क्या है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका एडवांस में सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे हो सकता है कि मैं 2% से टीडीएस काटता या मैं 2% से टीडीएस डिपॉजिट करती, बट एक्चुअली में ये 10% पे होना चाहिए था। अब क्योंकि मैंने 8% कम काटा है या डिपॉजिट किया है तो मेरे ऊपर अब इंटरेस्ट लग जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, पेनल्टीज, फाइन सब कुछ हो जाएंगी। इस चीज़ को बचने के लिए मैं पहले ही अथॉरिटी के पास चला गया और उनसे पूछा कि मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरे पास ऐसा ऐसा केस है, मुझे क्या रेट लेना चाहिए अपनी टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। तो एडवांस में ही डिसीजन हो जाता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एडवांस रूलिंग। सेक्शन 245 हम पहले पढ़ने वाले हैं जो आपको ये बताएगा कि सेक्शन 245 में ये इस एडवांस रूलिंग में कौन कौन से एसएससी जा सकते हैं अपने किस किस टाइप के केस को लेकर के। तो पहला आपका जो प्रोविज़न है वो बोलता है कि एक नॉन रेसिडेंट जा सकता है। जैसे नॉन रेसिडेंट ये कब जा सकता है, पहले प्रोविज़न में मैंने बोला कि टैक्स 2% डिडक्ट करना है या 10% डिडक्ट करना है। इस टाइप का कन्फ्यूज़न अगर नॉन रेसिडेंट को हो गया तो नॉन रेसिडेंट अपने इस प्रॉब्लम को लेकर के कहाँ जा सकता है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। दूसरा प्रोविज़न आपका बोलता है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट और एक रेसिडेंट के बीच नॉन रेसिडेंट विच हैज़ बिन अंडरटेकन, एक नॉन रेसिडेंट और एक रेसिडेंट के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और इस ट्रांजैक्शन में अगर कोई कन्फ्यूज़न आ जाता है कि इस ट्रांजैक्शन को टैक्स पर्सपेक्टिव से कैसे डील किया जाएगा, इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सारे केसेस को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के केस में नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में जब इस टाइप की बातें होती हैं तब भी एक नॉन रेसिडेंट जा सकता है अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के कि मेरा टैक्स कितना कटना चाहिए या मुझे कितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। तीसरा प्रोविज़न आपका बोलता है कि रेसिडेंट खुद, जैसे यहाँ पे नॉन रेसिडेंट खुद में कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन चल रहा था, वहाँ पे कंफ्यूजन थी कि मैं क्या करूँ। तीसरा आपका प्रोविज़न बोलता है रेसिडेंट के लिए, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है, बट तीसरा आपका प्रोविज़न बोलता है यहाँ पे रेसिडेंट के लिए। आगे आपको आके पता चलेगा कि ये रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है। एक्चुअली इसमें लिखा क्या हुआ है कि अगर रेसिडेंट है और रेसिडेंट ने 100 करोड़ या उससे ज़्यादा के अगर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं और इस ट्रांजैक्शन पे अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है, मुझे अलाउ करना है या नहीं करना है, मुझे अगर अलाउ करना है तो मुझे इस पे टीडीएस कितना डिडक्ट होना चाहिए, मुझे इनकम टैक्स के परव्यू में ये आएगा या नहीं आएगा, इस टाइप का कन्फ्यूज़न है जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ और मोर है, तो उस केस में भी जाया जा सकता है बाय अ रेसिडेंट। वैसे रेसिडेंट को जाना अलाउ नहीं है, बट ओनली इन वन केस, जो मैंने आपको ये केस बताया कि अगर 100 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू है देन ऑब्वियसली रेसिडेंट कैन गो। तीसरा यहाँ पे ये था 2A और थर्ड है आपका, ये आपका जो है ना ये बात करेगा आपका पीएसयूज़ के बारे में। अब पीएसयूज़ के बारे में क्या बात करेगा, पीएसयूज़ के लिए थोड़ा सा केस डिफरेंट है। क्यों केस डिफरेंट है मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कन्फ्यूज़न है, किसको कन्फ्यूज़न हो रही थी, नॉन रेसिडेंट को कन्फ्यूज़न हो रही थी, रेसिडेंट को कन्फ्यूज़न हो रही थी, अलग अलग केसेस में यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही थी। यहाँ पीएसयूज़ अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएसयू भी तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है और जो अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट कर रही है वो भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो कन्फ्यूज़न के बेसिस पे जाके टाइम वेस्ट करने का क्या ज़रूरत है। इसकी वजह से ये बोला गया कि अगर पीएसयू का कोई केस है जो कि पेंडिंग बिफोर किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे अगर कोई केस पेंडिंग है तो उस केस को लेकर के वो जा सकता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास और पूछ सकता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी द टैक्स रेट हियर और शुड इट बी कंसिडर्ड और नॉट, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के जा सकता है। इफ़ एनी केस एनी इशू इज पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, पीएसयू के लिए ये मैंडेटरी एक प्रोविज़न बनाए गए हैं।
फोर्थ जो आपका पॉइंट है, या मैं बोलूँ टोटलिटी में या आपका आ गया फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि हमारे पास एक 2A था, तो फोर्थ लास्ट आपका पॉइंट बोलता है कि अगर रेसिडेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को अगर गार के प्रोविज़न से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे कि वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अभी के लिए इतना ही समझना है, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये हम जल्द ही किसी क्लास में समझेंगे। मे बी आज से 2 या 3 क्लास बाद हम इस चीज़ को सीखने वाले हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। बट अभी सिर्फ इतना सीखेंगे कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को लेकर के रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को कन्फ्यूज़न है कि ये एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी पर्सन जो है 245NB, ये प्रोविज़न आपका ऊपर वाले से ही रिलेटेड है। ऊपर वाला आप समझ गए हैं तो आप ये भी समझ चुके हैं। तो चलो मैं एक बार आपको इसका भी ब्रीफ दे देती हूँ। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको कौन कौन से एसएससीज हैं उनका नाम लिखा हुआ है। ऊपर वाले सेक्शन में क्या था कि केसेस दिए हुए थे कि रेसिडेंट जा सकता है, नॉन रेसिडेंट जा सकता है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा होगा कि वो एसएससी कौन कौन से होंगे जो जाएंगे। जैसे ऊपर वाले केस में 100 करोड़ का कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो सॉरी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट, बट मैंने आपको ऊपर ही ये समझा दिया है। सो जल्दी से अब हम इसको रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि नॉन रेसिडेंट जा सकता है, जो कि ऊपर आपको बताया गया। रेसिडेंट जा सकता है 245NA1 अबव में जो भी आपको दिया हुआ है। एक रेसिडेंट जा सकता है अगर उसका जो केस है वो क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन में फॉल करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप अपने केस को लेकर के कहाँ जा सकते हो, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में जा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि पहले उसने कहा कि रेसिडेंट को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो जा सकता है। दूसरे पार्ट में कहा कि पहले पार्ट में कहा कि नॉन रेसिडेंट जा सकता है, आई एम वेरी सॉरी। दूसरे पार्ट में अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच कोई कन्फ्यूज़न हो गई कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर TDS कौन से रेट से एप्लीकेबल होना चाहिए, अगर ये कन्फ्यूज़न है तो रेसिडेंट इस चीज़ को लेकर के जा सकता है, या फिर रेसिडेंट उस चीज़ को भी लेकर के जा सकता है जब उसके खुद की ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया हुआ है कि जिसकी 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो फिर उस पर टैक्स भी ज़्यादा आएगा ना। तो आप उस केसेस को लेकर के भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में जा सकते हो। चौथा केस है आपका कि PSUs वाला, पब्लिक सेक्टर कंपनी का, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ कि PSUs के लिए भी ये बोला गया है कि अगर उनका केस पेंडिंग है एडवांस इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर किसी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वो भी अपने केस को लेकर के जा सकते हैं। या फिर पांचवा केस, एक रेसिडेंट या एक नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे इसका मतलब हुआ गार का प्रोविज़न। अगर कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या हमारा ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो उस चीज़ को भी लेकर के आप कहाँ जा सकते हैं, एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेशन मेड टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 245 की, जिसने भी एप्लीकेशन मूव किया है इस सेक्शन में वही एप्लीकेंट है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं कि 245 वो आपको बात करता है कंपोजिशन के बारे में कि कौन कौन से पर्सन होते हैं एडवांस रूलिंग में। पहला बोलता है चेयरमैन होता है, जो कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ ए जज, अ पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। कितने साल तक, 7 साल तक। तो ये दोनों ही लोग एलिजिबल हैं चेयरमैन बनने के लिए। उसके बाद से आपका आता है वाइस चेयरमैन, जो कि बोलता है कि अगर कोई जज है हाई कोर्ट का, टाइम पीरियड नहीं लगाया गया है, सिर्फ अगर आप एक जज हैं देन यू आर एलिजिबल टू बी अ वाइस चेयरमैन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आ गया चेयरमैन सबसे ऊपर, उसके बाद से आता है आपका वाइस चेयरमैन, उसके बाद से आता है आपका रेवेन्यू मेंबर, मतलब जो लोग बैठ के ये डिसाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अ पर्सन हु इज ऑलवेज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑन द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जिस दिन ये वैकेंसी हुई उस दिन वो क्वालिफाई करता है रेवेन्यू मेंबर बनने के लिए। रेवेन्यू मेंबर फ्रॉम द इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, अ पर्सन हु इज और इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ऑन डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। A law member of the Indian legal services, a person who is or is to be qualified to be an additional secretary to the government of India on the date of occurrence of vacancy। ये तीनों चीज़ जो है ना, ये तो आपको समझ में आया होगा। ये दोनों चीज़ जो पर्सन यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं तो इस अथॉरिटी में कुछ लोग बैठे होते हैं। चेयरमैन ऑब्वियसली ईच एंड एवरी केस वुड नॉट बी डिसाइडेड बाय चेयरमैन, कुछ लोग बैठे होंगे, एक बेंच बैठे होगा जहाँ पे 2 या 3 लोग बैठे होंगे। उस बेंच पे एक रेवेन्यू मेंबर होता है और एक कोई और मेंबर लॉ का मेंबर हो सकता है, आपका एक CA हो सकता है, या फिर जिस
अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, जिस इंडस्ट्री में हम कन्फ्यूज़न ले करके गए हैं, ऐसे हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कंपोजिशन ऑफ बेंच, कि वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थोड़े ना, वो तो एक अथॉरिटी है जिसका फॉर्मुलेशन ऐसा हुआ है कि जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है, जैसे आपका एक कंपनी में होता है CEO हो गया, तो उस तरीके से बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहले चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, और फिर वहाँ पे रेवेन्यू के लोग होंगे, रेवेन्यू अथॉरिटी के लोग होंगे। बट जो बेंच होगा, जो डिसाइड करेगा किसी भी केस को, उसका कंपोजिशन कैसे होगा, शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एंड 1 रेवेन्यू और 1 लॉ मेंबर। मतलब कि एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, एक ये हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया। रेवेन्यू मेंबर के बारे में आपको ये डिसीजन बताया गया कि एक रेवेन्यू मेंबर कौन हो सकता है, ऐसा पर्सन जो कि IRS जिसने ये एग्ज़ाम क्लियर किया हो, या फिर अगर ये नहीं हो तो वो मेंबर हो सकता है जो सेंट्रल एक्साइज में काम किया हो। जिस समय हमारे इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली, वो उस टाइम पे वो पर्सन एलिजिबल है क्या बनने के लिए, मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऑन डेट ऑफ अकरेंस। जिस दिन वैकेंसी हुई उस दिन वो मेंबर है किसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का। या फिर एक लीगल लॉ मेंबर फ्रॉम द लीगल सर्विसेज, अ पर्सन हु इज or is qualified to be an additional secretary to the government of India on the date of occurrence of vacancy। एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड है एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस दिन ये वैकेंसी निकली, वो आपका लॉ मेंबर हो सकता है। और एक बेंच में चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, 1 रेवेन्यू मेंबर होता है और एक लॉ मेंबर होता है। मतलब क्या हो गया, ये एक होगा, ये एक होगा, इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा, क्योंकि दोनों ही रेवेन्यू मेंबर के ही ऑब्वियसली कंपोजिशन है, और ये एक लॉ मेंबर होगा। However, where the authority is dealing with the applicant seeking advance ruling in any matter relating to Income Tax Act, the revenue member of the bench shall be such member from the Indian Revenue Services who is or is qualified to be member of the board। जो CBDT का पर्सन है वो हो सकता है रेवेन्यू मेंबर के साइड से। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंडियन रेवेन्यू IRS वाला जो है वो हो सकता है, जो एक्साइज एंड कस्टम वाला है वो हो सकता है रेवेन्यू मेंबर में। तो यहाँ पे एक और बोला गया है कि जो CBDT का shall be such member from, अगर मैटर ऐसा है advance ruling in any matter relating to Income Tax Act, the revenue member of the bench shall be such member from the Indian Revenue Services who is or is qualified to be member of the board। जो CBDT का मेंबर क्वालिफाई करने के लिए, जो एक ऐसा पर्सन जो अगर मैं मेंबर बन सकती हूँ CBDT का, देन आई एम ऑल्सो एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ एडवांस रूलिंग। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हम ये पढ़ रहे हैं वो एडवांस रूलिंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि बेंच होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर इनकम टैक्स का केस है, इनकम टैक्स ही तो पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़े ना मैं कि टेक्नोलॉजी वाला केस लेके जाऊँगा कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई। नो, दैट देन वाई ऑल दिस थिंग्स आर रिटन। या फिर यहाँ पे कस्टम एंड एक्साइज क्यों लिखा हुआ है, मैं तो इनकम टैक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स से मतलब है। ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर इनकम टैक्स का केस हुआ तो पढ़ ही रहे, इनकम टैक्स एडवांस अथॉरिटी है ही इनकम टैक्स के लिए, तो क्या किसी और चीज़ के लिए भी है ये एडवांस अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी? द आंसर इज यस। सेम चीज़ आपको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपको पढ़ने को मिलेगी कहाँ पे, जब आप एक्साइज पढ़ रहे होंगे, तो जब आप कस्टम पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं ब्रीफली बोलूँ तो जब आप कस्टम पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सेम कंपोजिशन मिलता है, जो रूलिंग अथॉरिटी आपको इनकम टैक्स में आपको रूल करती है, वही रूलिंग अथॉरिटी आपको एक्साइज में भी कस्टम्स में भी रूलिंग देती है। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्साइज वाला केस नहीं है, अगर इनकम टैक्स वाला केस है, तो जो बोर्ड का मेंबर है, बोर्ड का मतलब होता है CBDT का, दैट पर्सन इज ऑल्सो एलिजिबल टू बी मेंबर। जो रेवेन्यू वाले पार्ट में, नॉट लॉ मेंबर नहीं बन सकता है, रेवेन्यू वाले पार्ट में ही कुड बी ऑल्सो बी अ मेंबर इन दैट बेंच। और रेवेन्यू मेंबर में 2 कैटेगरी क्यों दी हुई है कि चलो अगर रेवेन्यू जैसे मैंने कहा कि अगर रेवेन्यू की बात हुई, अगर इनकम टैक्स की बात हुई तो ये हो सकता है, बट अगर एक्साइज या कस्टम की बात आती है तो यहाँ से हम किसी पर्सन को उठाएंगे क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो ये थी आपकी कंपोजिशन की बात। आगे है वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 245 मैंने आपको ये भी कहा कि हर एक केस में आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, बट एज फार एज आई रिमेंबर कि हर एक बेंच में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं होते। इन सम ऑफ द केसेस व्हाट हैपन्स कि आपको एक रेवेन्यू मेंबर और एक लॉ मेंबर मिनिमम तो होंगे ही होंगे, नॉट नेसेसरली कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे, बट एक आइडियल कंपोजिशन जो होता है उसमें हम देखते हैं कि चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है। तो आपको जब एग्जाम में आए देन ऑब्वियसली यू हैव टू राइट कि जो कंपोजिशन होता है उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक रेवेन्यू मेंबर और एक लॉ मेंबर होता है, बट नॉट नेसेसरली इन ईच एंड एवरी केस।
कंपोजिशन की बात हो गई, वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस टाइम पे अगर कोई रेवेन्यू मेंबर के लिए उस बेंच में वैकेंसी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसीडिंग जो चल रही है वो इनवैलिड हो गया। द प्रोसीडिंग विल कंटिन्यू। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग 245Q सेक्शन आपको क्या बोलेगा, मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट में। जैसे अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि पहले हमने पढ़ा कि केसेस कौन कौन से जाते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि उस केसेस कौन कौन से जाते हैं, ठीक है, बट वो रेस्पेक्टिव एसएससी कौन कौन से हैं। जब हमने एसएससी पढ़ लिया तब हम आए अब एडवांस रूलिंग के बारे में बात करने लगे। एडवांस रूलिंग में हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का वो कैसे होता है, एक बेंच जो होता है वो कैसे बनती है, जहाँ पे हमने 4-5 लोगों को देखा। अब हमें पता चल गया, सपोज करो मुझे पता चल गया दैट आई एम एलिजिबल, नाउ आई विल गो फॉर ए रूलिंग टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। मुझे ये पता चल गया कि इस बोर्ड में है कौन कौन। अब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मेरे एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करेगी, इसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, अगर मैं एप्लीकेशन देने जाता हूँ, सपोज करो मैं एप्लीकेशन देने गई हूँ, तो अगर मैं एप्लीकेशन देने जाऊँगी, यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा कि एक्चुअली में जब आप लेकर के जाते हैं सर दिस इज़ माई एप्लीकेशन, तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जब मैं एप्लीकेशन देने जाऊँगी मेरी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन देखी जाएगी। ये कब कब देखी जाती है, एक बात ध्यान देना, 1, 2 और 2A। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जात जो था वो नॉन रेसिडेंट जो कंफ्यूज था खुद में कि मैं TDS डिडक्ट करूँ या ना करूँ। यहाँ पे कौन था, सॉरी, यहाँ पे ये कंफ्यूज था कि मेरा TDS डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे था एक NR और रेसिडेंट के बीच कंफ्यूजन। रेसिडेंट को NR को ये लग रहा था, NR को लग रहा था कि 2% पे टैक्स कटना चाहिए, सॉरी 10% पे कटना चाहिए। NR को लग रहा था कि 2% पे टैक्स कटना चाहिए। मतलब NR को तो ऑब्वियसली लगेगा ना कि मेरा टैक्स कम कटना चाहिए, और रेसिडेंट को लग रहा था नहीं, और एज पर लॉ ये 2% पे कटना चाहिए। तो इस चीज़ के कन्फ्यूज़न को लेकर के रेसिडेंट कहाँ पे गया, रेसिडेंट एडवांस रूलिंग में गया। और 2A जहाँ पे रेसिडेंट जो था उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू मोर देन 100 करोड़ थी, इस वजह से वो कहाँ जाता है, वो एडवांस रूलिंग में जाता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक ऐसे एप्लीकेशन को लेके जाया जाता है जहाँ पे डज नॉट एक्सीड ₹100 करोड़, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। आप कहीं भी एप्लीकेशन, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको पता होगा ना, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक फ़ीस लगती है। तो यहाँ पे भी जब आप जाते हैं ना तो आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 2 लाख रुपए, मोर देन 100 करोड़ बट 300 करोड़, लेस देन 300 करोड़ तो 5 लाख रुपए, और अगर 300 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो 10 लाख रुपए। ये चीज़ें हो गई इनके लिए। लेकिन अब आपको इसमें वो भी इंक्लूड हो गया ना, इन्हीं लोगों में से, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में से ही तो जाते हैं, गार के प्रोविज़न में भी जाते हैं इन्हीं में से। बट एक एसएससी हमारा बच गया, कौन सा वाला, PSU बच गया, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। उससे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कम फीस लेगी ना, उसको बोला तुम 10,000 रुपये दे देना, जाओ मौज करो। ठीक है, ईजी सा टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको प्रूफ देना होगा कि मैंने फ़ीस भी सबमिट कर दिया है। तो 45Q बोलता है कि एप्लीकेशन जो है विड्रॉ किया जा सकता है 30 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन से 30 दिन तक काउंट कर लीजिए। और अगर आप उस टाइम पे कन्फ्यूज़न में थे बट आपको बाद में लगा कि ठीक है यार, वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन दैट दिस वुड बी दिस, the transaction value would be this और the tax rate would be this, तो आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। However, this does not preclude the board of advance ruling from permitting withdrawal of the application। मतलब क्या कहना चाहते हैं, या तो आप खुद से विड्रॉ कर ले जिसमें आपको 30 दिन का समय दिया गया है, या फिर अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी भी है वो भी आपको डिसाइड सलाह दे सकती है कि आप विड्रॉ कर लीजिए। सपोज करो अगर किसी रीजन से अगर वो बोल दिए कि नहीं यार तुम एक छोटी सी केस को लेकर के आ गए यहाँ पे, या फिर ये तो ऑब्वियसली ये देखो ये मैंने पहले भी डिसाइड किया हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन रेफर कर लो, कुछ भी, तो वो भी आपको ये कह सकती है कि आप इस केस को विड्रॉ कर लो। फ्रॉम परमिटिंग विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेंट आफ्टर द और बोथ एडवांस रूलिंग इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो जस्टिफाई, अगर केस के सर्कमस्टांसेस इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं तो। अब देखो अब क्या हो गया, मैंने एप्लीकेशन दे दिया, मैंने फ़ीस जमा कर दिया अपना। अब 245R आता है जो कि बात करता है कि जब एप्लीकेशन हमें मिल गया तो क्या प्रोसीजर होगा। देखो जो भी हमने केस पढ़ा, एक्सेप्ट अगर PSU की बात करूँ तो वहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। आई डोंट नो वेदर आई हैव मेंशन दिस और नॉट, बट लेट मी मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर
दैट जब भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का जो भी आपने केस देखा, जब भी वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास अपना केस लेकर के जाते थे, एक चीज़ उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका ये केस जो है, जिस भी मैटर को लेकर के गए हैं, वो कहीं पे पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है मतलब वो किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें मैंडेटरी बताई जाती थी वो ये चीज़ें मैंडेटरी ये है कि नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे था कि होना चाहिए वो यहाँ पे है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास अगर एनआर या फिर रेसिडेंट लेकर के जाते हैं अपने केस को, तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ पे ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन, लेटर ऑन इट कुड बी पेंडिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन द केस इज़ नॉट पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास आया एप्लीकेशन, मान लो मैंने एप्लीकेशन दिया, दैट श्रुति हैज़ गिवन सच एन एप्लीकेशन, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी? दे विल मेक श्योर कि मेरा कोई केस जो है पेंडिंग ना हो। तो व्हाट विल दे डू? केस का जो भी कॉपी है, वो एप्लीकेशन का जो भी कॉपी है, सॉरी, वो भेजेंगे किसको? प्रिंसिपल कमिश्नर को या कमिश्नर को। क्या करने के लिए? कि कॉल अपॉन द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू फर्दर रेलिवेंट रिकॉर्ड। या तो वो ये पूछ ले डायरेक्ट कि देख लो कि कोई केस तो पेंडिंग नहीं है ना इस एसएससी के अगेंस्ट, या फिर वो क्या कर सकते हैं, मान लो केस तो एक्सेप्ट हो गया और बाद में आगे चल के अगर उनको कोई रिकॉर्ड लेना हुआ, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को कॉल कर सकते हैं और फर्दर फर्नेस नहीं है, रेलिवेंट रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। मतलब कि 2 बार कॉल कर सकते हैं, एक बार मेरे केस को कंफर्म करने के लिए कि मेरा कोई केस पेंडिंग ना हो, और दूसरी बार तब जब उन्हें कोई रिकॉर्ड मंगाना हो। अगर कोई रिकॉर्ड मंगाए हैं, सच रिकॉर्ड शैल बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल कमिश्नर एज सुन एज पॉसिबल। तो वो उस रिकॉर्ड को देख करके एज सुन एज पॉसिबल उस रिकॉर्ड को लौटा देंगे। द अथॉरिटी में ईदर अलाउ और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन, हाउएवर द अथॉरिटी शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन वेयर द क्वेश्चन बीइंग रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज। अथॉरिटी के पास राइट है क्या कि वो अलाउ कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन को, बट अथॉरिटी कुछ केसेस दिए हुए हैं कि इन केसेस में अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी ही करेगी, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अलाउ नहीं करेगी। कौन सी केसेस है? जब आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग हो इनकम टैक्स अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ये सिर्फ ध्यान रखना, NR+R के लिए बोला गया है, PSU के लिए नहीं बोला गया है। इन रिगार्ड टू नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन या रेसिडेंट एप्लीकेशन, वही जो मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई केस आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए नॉन रेसिडेंट के केस में और रेसिडेंट के केस में। या फिर ये रेसिडेंट एप्लीकेशन जो उसको खुद कन्फ्यूज़न हो गया, 100 करोड़ वाला पॉइंट लिखा हुआ है, और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन गार वाला पॉइंट लिखा हुआ है। अगर मैं आपको शॉर्टकट बोलूँ तो इतना कुछ मत समझो सॉरी, एक ही पॉइंट पकड़ो। क्या पकड़ना है? कि रेसिडेंट कोई भी केस बना लो, अपना जो भी केस बनाना हो, जितना भी परमिटेशन कम्बिनेशन लगाना हो, कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में जब भी वो लेकर के जा रहे हैं एप्लीकेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? लेकिन पब्लिक सेक्टर के कंपनी में ये तो क्वेश्चन भेजा जाएगा कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि भाई बताओ कि केस पेंडिंग है भी या नहीं, कि कंपनी ये जो है PSU जो है ऐसे ही मुँह उठा के मेरे पास आगे टाइम वेस्ट करने के लिए। इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल व्हेन द केस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये आपका ये पॉइंट नंबर 1 का ये एक्सप्लेनेशन था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में ये इंश्योर किया जाएगा कि केस पेंडिंग हो, NR और रेसिडेंट के केस में ये इंश्योर किया जाएगा कि केस पेंडिंग नहीं हो। और दूसरा जो आपका पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं कि किन केसेस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या अलाउ नहीं होगा, तो पहला हमने ये डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर कोई एक ऐसा आप केस लेकर के आ गए हैं जहाँ पे हमें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना हो, तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट द कंसर्न पर्सन और वी आर नॉट द प्रॉपर अथॉरिटी टू डिसाइड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट है, अगर एक ऐसा केस है जो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस पे अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अगर अपना डिसीजन दे तो वो डिसीजन पता है क्या होगा, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उससे अवॉइडेंस ऑफ टैक्स हो सकता है। तो अगर अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स के लिए कोई क्वेश्चन रेज किया गया है तो उसको भी वो क्या करेगी, नेग्लेक्ट कर देगी। आगे बोला गया है कि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा जब तक कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है SSC को नहीं दिया जाएगा। वेयर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता भी है तो जो रीज़न है वो आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब कि आपको बताया जाएगा कि क्यों हमने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट एंड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर
और चीफ कमिश्नर, ये दोनों लोगों को भेजा जाएगा। एक स्पीकिंग ऑर्डर एप्लीकेंट को भी और कमिश्नर को भी भेजा जाएगा। On the request of applicant, Board of Advanced Ruling provide an opportunity to the applicant of being heard either in person or through a duly authorized representative। मतलब आप जा सकते हैं या फिर आप अपने सीए को भी भेज सकते हैं कि जाओ मेरे बदले आप ये केस रिप्रेजेंट करो। थर्ड पॉइंट है आपका कि वो प्रोनाउंस करेगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो प्रोनाउंस करेगा कब, जिस दिन आपने एप्लीकेशन मूव किया। मतलब कि मान लो कि अगर मैंने 31 मार्च 24 को एप्लीकेशन मूव किया तो यहाँ से आप जोड़ ले 6 मंथ, और 6 मंथ के अंदर जो है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अपना रूलिंग प्रोवाइड कर देना होगा। मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 सितंबर तक ये इसको अपना रूलिंग प्रोनाउंस कर देना होगा। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द अथॉरिटी एंड द कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस ड्यूली साइंड बाय द मेंबर। और जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की जो कॉपी होगी, मतलब जो 6 मंथ के अंदर आपको अपना ऑर्डर पास कर देना है, उस ऑर्डर पे जिन भी मेंबर्स ने डिसीजन लिया है उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए। सर्टिफाइड शैल बी सेंट टू द, और ये किसको भेजा जाएगा, एप्लीकेंट को या कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को। अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दे दिया ना, वो बाइंडिंग होता था किसके ऊपर, एसएससी के ऊपर भी प्लस डिपार्टमेंट के ऊपर भी, मतलब इनकम टैक्स के ऊपर भी, कि अगर आपका आ गया कि आप 10% पे टैक्स डिडक्ट कीजिए तो आपको 10% पे ही काटना है टैक्स। अब आप उसको आगे फर्दर अपील नहीं कर सकते हैं। बट अब ये लॉ चेंज हो गया है, अब वो बाइंडिंग नहीं होता है। अगर आप खुश नहीं हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से तो आप आगे कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन फाइल अपील टू हाई कोर्ट और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अगर कोई भी फाइल कर सकता है, एसएससी भी फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकते हैं। पहले का अगर आप लॉ पढ़ें तो ऐसा होता था कि मतलब परमिसिबल नहीं था, आपके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाती थी, आप इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। आगे हमारा टी जो है 245 टी वो बोलता है कि वॉइड हो जाएगा सर्टेन केसेस में। कब वो वॉइड होता है, जब मैंने एक केस बनाया, मैं इस केस को लेकर के गई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, और इस केस को मैंने ऐसी ड्राफ्ट, पहले ठीक है मैंने ड्राफ्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट इसके अगेंस्ट जो मैंने अगेंस्ट जो एविडेंस दी मैंने इसके, जैसे मैंने कहा कि ये केस है, मुझे लगता है इस पर 2% पे ही TDS डिडक्ट होना चाहिए, बट ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इस पर 10% पे ही होगा। अब मैंने अपने 2% के अगेंस्ट कुछ ऐसी दलीलें पेश की जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स था, एप्लीकेशन बाय फ्रॉड, जहाँ पे मैंने कुछ फ्रॉड किया, कुछ मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उस केस में जो भी रूलिंग आया हो वो आपका वॉइड हो जाएगा। डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से फ्रॉम द इनिशियल स्टेज दिस रूलिंग विल बी वॉइड। प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई, और जो भी नॉर्मल प्रोविज़न है इस जो मैं सिचुएशन ले करके गया था उसके लिए जो भी नॉर्मल प्रोविज़न है वो अप्लाई होने लगेगा, एक्सक्लूडिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑन सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग with the date of order under this section through the applicant if such advance ruling had never been made। और ऐसा माना जाएगा कि ये एडवांस रूलिंग कभी हुआ ही नहीं था। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 245 में, या अवेलेबल हटाओ। नो इनकम टैक्स अथॉरिटी और द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल प्रोसीड टू डिसाइड एनी इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय एन एप्लीकेंट टू द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। देखो लिखा क्या हुआ है, मैंने कहा पहले मैं आपको रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट का केस समझाती हूँ। यहाँ पे ये बोला जाता है आपको कि आपका कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट मैंने आपको एक चीज़ स्पेसिफाई करवाया कि ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन मे बी लेटर ऑन इट इज़ पेंडिंग, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट जिस दिन आपने एप्लीकेशन मूव किया आपको उस दिन ध्यान रखना है क्या, कि इस दिन कोई केस जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और सपोज़ करो इस दिन तो एप्लीकेशन मैंने मूव कर दिया, वो चीज़ें पेंडिंग नहीं थी, अब बाद में इसका असेसमेंट शुरू हुआ, ठीक है, ये बाद में इसका असेसमेंट शुरू हुआ। अब असेसमेंट शुरू होगा तो असेसमेंट में भी अपना एयू जो है डिसाइड करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट केसेस और प्रोसीडिंग्स जो हैं फर्दर मूव करती हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि एप्लीकेशन दिया हुआ है, एसएससी खुद बताएगा, डिपार्टमेंट को भी खुद नॉलेज होता है कि इस पर्टिकुलर एसएससी का ये वाली चीज़ पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में केस फंसा हुआ है। तो अगर इस पॉइंट पे, मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट पे एसएससी गया हुआ है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, तो और उसका असेसमेंट शुरू हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट का असेसमेंट शुरू हो गया, तो उस केस में एक चीज़ होगा, पता है क्या,
अब ये असेसमेंट रुक जाएगा, अब इस असेसमेंट पे कोई डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ये असेसमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा। शैल प्रोसीड, नो इनकम टैक्स अथॉरिटी, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रोसीड नहीं करेगी कोई भी इसी को डिसाइड करने के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय एन एप्लीकेंट टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर अपना डिसीजन नहीं देगी जब तक कि एडवांस रूलिंग का डिसीजन नहीं आ जाता है। आगे है आपका हाई कोर्ट, इफ़ द एप्लीकेंट इज एग्रीड, एप्लीकेशन इज अग्रीड बाई एनी रूलिंग प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर पास्ड बाई द बोर्ड for advanced ruling or assessing officer on the direction of principal commissioner or commissioner may appeal to high court। हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं within 60 days from the date of communicating that the ruling or order in such form and देखो पहला पॉइंट, पहला पैरा आपका ये बोलता है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन आ गया अब आपके पास। अब आपके पास 60 डेज़ का टाइम है, 60 डेज़ के अंदर आपको, आपके ऊपर अब ये चीज़ें बाइंडिंग है नहीं, तो बाइंडिंग नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि आपके पास कुछ ऐसे जेन्युइन रीज़न थे जिसकी वजह से आप 60 डेज़ में नहीं आ पाए, तो वो आपको फर्दर 30 डेज़ ग्रांट कर सकता है, मतलब टोटल 90 डेज़ का पीरियड आपको मिलता है। 60 डेज़ या फिर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आपको 30 दिन और मिल जाते हैं। अपील विद इन 60 डेज़ एज ए स्पेसिफाइड अबव, इट में ग्रांट फर्दर नॉट 3 डेज, यहाँ पे 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ फॉर सच अपील, इस अपील के लिए एडिशनल 30 डेज़ मिल सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक स्कीम, यहाँ पे चलो यही स्कीम बताया गया है कि नोटिफिकेशन से वो स्कीम बना सकती है, किस लिए, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्किल, ताकि जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि मतलब जो हमारे पास जैसे अभी हमने बात करी ना कि हमारे पास एक लॉ का अथॉरिटी होना चाहिए, एक हमारे पास रेवेन्यू का पर्सन होना चाहिए बेंचेस में, तो उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनका हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, इस चीज़ के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, इस चीज़ के लिए एक नोटिफिकेशन ला सकती है, या फिर टीम बेस्ड मैकेनिज़्म विद डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन के लिए वो एक मैकेनिज़्म नोटिफिकेशन ला सकती हैं। आपका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एक क्लास में कंप्लीट हो गया है। आई होप कि जितना मज़ा मुझे पढ़ाने में आया और जितने अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ भी उतनी अच्छे तरीके से ही आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडे क्लास एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एज आई ऑलवेज से दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज़ लाइफ, एंड प्लस इसमें लगा लेना क्या, स्टडी हार्ड। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट कोई बात नहीं है, पढ़ना बहुत ही ईजी है, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप जॉब करना शुरू करेंगे तब कि पढ़ना कितना ईजी था। एनीवेज आई एम क्लोजिंग दिस क्लास, आधे घंटे की क्लास हुई है ये, मे बी इट विल बी अराउंड 30 to 35 minutes. So I'll see you in my next video. Thank you so much for watching.